हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। ये क्लास कौन सी है? तो जो बच्चे हमारे एमए होम साइंस फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनका ये मॉडल पेपर हम स्टार्ट किए हैं। पेपर कौन सा है? आप लोगों का थर्ड पेपर है स्टूडेंट, और पेपर का नाम है हिस्ट्री एंड थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सबसे पहले आप लोगों को चिल्ड्रंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। स्टूडेंट, मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग जो है, जो भी आपका लक्ष्य हो आप उसको प्राप्त करें। तो हैप्पी चिल्ड्रन डे स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिएगा क्योंकि मेरे हाथ में चोट लगा हुआ है, तो मैं आज मतलब अंडरलाइन नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं सिर्फ प्रश्न पढ़ती जाऊँगी और आप लोग मतलब उसको देखते जाइएगा आंसर कि क्या है। तो देखिए, आज आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना समय गंवाए। आप लोगों का जो है ये आप लोगों का जो है पार्ट 2 है स्टूडेंट, ठीक है। इससे क्वेश्चन आप लोगों का आज जो पार्ट 2 है, तो ये यूनिट 1 आपका कवर हो गया, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपका फर्स्ट यूनिट हमने कवर कर दिया। अब रह गया आपका पार्ट 3, 4 में सेकेंड यूनिट कर देंगे, पार्ट 5, 6 में थर्ड यूनिट, और पार्ट 6, 8 में जो है चौथा यूनिट। यानी आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में जो है, सॉरी थर्ड नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को थर्ड पेपर में 4 यूनिट पढ़ना है। तो ये आप लोगों का हम जो है थर्ड पेपर स्टार्ट किए हैं। इसके पहले भी पिछले साल का आप क्लास जो है यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। वहाँ पे हमने पहला पेपर, दूसरा पेपर का बहुत अच्छे से मतलब मॉडल पेपर हमने कराया है, ठीक है। और जो है थर्ड पेपर का उस लास्ट ईयर जो है 2 ही मॉडल पेपर हम दे पाए थे, लेकिन इस बार कोशिश है कि आप लोगों का हम 4 यूनिट इसमें हम कवर कर देंगे। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि योगतम ही जीवित रहता है, ठीक है। क्या है पहला क्वेश्चन आपका कि योगतम ही जीवित रहता है किसका नियम है? या इसी को ऐसे पूछा जा सकता है कि डार्विन के अनुसार योगतम ही जीवित रहता है, इस नियम की जो है आप लोग पुष्टि कीजिए। और या इसी को ऐसे पूछ सकता है कि डार्विन का नियम बताइए, ठीक है। तीनों तरीके से क्वेश्चन आपका आ सकता है कि डार्विन का सिद्धांत बताइए, डार्विन का नियम बताइए, या योगतम ही जीवित रहता है इस नियम, यह किसका नियम है, ठीक है। पहले सबसे पहले आप याद रखिएगा कि योगतम ही जीवित रहता है, तो ये जो है आपका किसका नियम है? तो डार्विन का नियम है। अब देखिए इसमें मतलब उन्होंने क्यों ऐसे बताया कि योगतम ही जीवित रहता है। उनका कहने का मतलब ये था कि इस धरती पे, जैसे उस समय क्या था, आज से मतलब मान लीजिए हजारों साल पहले जीव की उत्पत्ति कैसी हुई, प्राकृतिक वातावरण से जो जीव जंतु हैं वो कैसे सामंजस्य बैठाएं, तो इस पर जो है डार्विन जो है विचार कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जो जीव जंतु, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे हम ह्यूमन बींग्स क्यों ना हो, अगर हम प्राकृतिक वातावरण से समायोजन बैठा लेते हैं या अपने अस्तित्व के लिए हम संघर्ष करते हैं, तभी क्या होता है, तभी हम जीवित रहते हैं। अगर अपने अस्तित्व के लिए हम संघर्ष ना करें तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो डार्विन ने यही दिया कि योग्यतम ही जीवित रहता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिसके अंदर जीने की योग्यता हो या जिसके अंदर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने की योग्यता हो, वही क्या है, वही जीवित रह सकता है। यही डार्विन ने बताया। अब आइए देखिए इसका आंसर देखते हैं कि डार्विन के तृतीय सिद्धांत के अंतर्गत, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, डार्विन के तृतीय सिद्धांत के अंतर्गत यह विचार व्यक्त किया, अधिकतर जातियों के प्राणियों की संख्या अथवा जनसंख्या लगभग क्या होती है, स्थिर होती है। जैसे एक मछली सैकड़ों अंडे को जन्म देती है। हम सभी लोग जानते हैं कि एक मछली क्या, सैकड़ों अंडों को जन्म देती है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें जो है केवल एक नर और केवल एक मादा ही जीवित रहते हैं, बाकी सब क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तथ्य में डार्विन ने जो योग्य है वही जीवित रहता है, इस सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया। देखिए हम लेफ्ट हैंड से कर रहे हैं स्टूडेंट, तो पेन जो है थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, तो प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट करिएगा, क्योंकि 18 के बाद जो है मतलब हम अच्छे से जो है पेन जो है यूज कर सकते हैं। अभी हम हैंड्स का यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिएगा। लेकिन लिखा सही है, समझा सही रहे, आप उसको बस ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि डार्विन का विकासवाद सिद्धांत की विवेचना कीजिए, ठीक है। यानी डार्विन ने जो विकासवाद का सिद्धांत दिया उसकी आप पुष्टि कैसे करेंगे, ये प्रश्न आपका पूछ रहा है। तो आइए देखिए यहाँ पे क्या है कि डार्विन जब विकासवाद के सिद्धांत का कल्पना कर रहा था, उसी समय समाजशास्त्री माल्थस की पुस्तक उसे पढ़ने को मिल गई। डार्विन ने माल्थस की पुस्तक पढ़ने के बाद अपने विचार इस प्रकार जो है प्रकट किया। उन्होंने क्या बताया अपने विचारों में, मतलब उनको
माल्थस की पुस्तक मिली तो उन्होंने उस पुस्तक से कैसे प्रेरित होकर अपने क्या क्या विचार जो है प्रकट किए, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, माल्थस की आबादी संबंधी पुस्तक ने मुझे इतना प्रभावित किया कि जिन विचारों को मैं पिछले कुछ वर्षों से एक रूप देना चाह रहा था, अब मेरे लिए क्या हो गया, आसान हो गया। ठीक है, यानी उन्होंने ये बताया कि जो माल्थस की पुस्तक थी वो क्या थी, जनसंख्या संबंधित पुस्तक थी। उन्होंने जनसंख्या के बारे में बताया, तो उससे क्या हुआ, उससे डार्विन जो है प्रेरित हो गया और उनको ये लगा कि जिसको मैं एक रूप देना चाहता था, जैसे मान लीजिए अब छोटा सा एग्जांपल ये समझिए कि सभी स्टूडेंट की ये चाह होती है ना कि हमको जो है बुक और क्या बोलते हैं सीरीज से अच्छा क्या हो, यूट्यूब पर हमारे जो चैप्टर वाइज क्लास लग जाए। तो अब चैप्टर वाइज क्लास तो अब हमारे विचार में क्या है, हमने बुक्स देखा, सीरीज देखा, माने तो हमको लगा कि नहीं इन सब का जो है समरप क्या करूँ, एक चैनल पर दे दूँ। तो अब क्या हुआ, मेरे लिए जो बुक्स हुआ और जो सीरीज हुआ, ये क्या हुआ, एक मेरे लिए मार्गदर्शन का कार्य किया। तभी तो मैं अब जो है आप लोगों को प्रश्नों का जो है कलेक्शन यूट्यूब पर दे पा रही हूँ। तो उसी तरह से डार्विन ने क्या सोचा कि जनसंख्या को मतलब वो कोरिलेट करना चाहते थे, जनसंख्या और वनस्पति ये सबको कोरिलेट करके पशुओं और वनस्पतियों के जैसे वो अध्ययन कर रहे थे कि कैसे मतलब वो जीवित रहते, कैसे वो सर्वाइव करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, माल्थस की जो पुस्तक आबादी संबंधी जो पुस्तक थी बेटा ना, वो उनको जो है मतलब जो है महत्वपूर्ण योगदान दी, ताकि वो अपने जो भी विकासवाद का जो सिद्धांत था उसको जो है वो अच्छे से कर सके। देखिए फिर क्या है, मैं पशुओं और वनस्पतियों का अध्ययन कर रहा था, उन सब का निष्कर्ष निकालने में मैं अपने को समर्थ पा रहा हूँ। बहुत पहले से मैं अस्तित्व के लिए संघर्ष के सिद्धांत को स्वीकार कर रहा हूँ। यानी उनका कहने का मतलब क्या था कि अस्तित्व के लिए संघर्ष का सिद्धांत जो था उसके लिए क्या किए, वो मतलब स्वीकार कर रहे थे। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद उस निष्कर्ष पर पहुँच गया हूँ कि जीवों में परिस्थितिवश जो भी परिवर्तन होते हैं वह यदि अनुकूल होते हैं तो जीव अस्थायी होने का प्रयत्न करता है, और यदि प्रतिकूल हो तो जीव क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि पेट में पल रहे बच्चे जो होते हैं, गर्भावस्था के दौरान जो बच्चे पल रहे होते हैं, तो वो क्या है, जब उनका जन्म होता है तो बाहरी वातावरण से सामंजस्य बैठाते हैं तभी वो जीवित रह पाते हैं। अगर वो सामंजस्य नहीं बैठा पाए तो क्या होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसी तरह से पेड़ पौधे जो आंधी तूफान ये सब से जो है लड़ लेते हैं, तभी क्या होते हैं, वो वृक्ष का रूप लेते हैं। अगर वो मतलब उन अपने प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ नहीं पाते हैं या प्रतिकूल परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं तो वो क्या होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्या है, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन होने से सुरक्षित और नष्ट होने की प्रक्रिया द्वारा ही क्या है, नए नए जीवन की सृष्टि होती है। यानी यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ कि जब चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जीव जंतु हो, जब वो अनुकूल और प्रतिकूल परिवर्तन से अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, ठीक है, यानी अपने आप को ढाल लिए सुरक्षित रहे, तभी वो नष्ट होने से बचेंगे और नए जीवन का क्या कर सकते हैं, नए जीवन या जीवों की जो है सृष्टि कर सकते हैं। फिर क्या, डार्विन ने क्या बताया, माल्थस के ग्रंथ ने मुझे अपना कार्य आगे की ओर बढ़ाने की जो है प्रेरणा दी। तो सही बात है कि माल्थस का जो पुस्तक था आबादी संबंधी, तो वो क्या हुआ, वो जो डार्विन के लिए जो है अपना कार्य करने के लिए क्या किया, आगे बढ़ाया। फिर क्या है, डार्विन के विकासवाद की आधारशिला निम्नलिखित 3 नियमों पर आधारित, यानी जो डार्विन का जो विकासवाद का जो सिद्धांत है वो किन किन नियमों पर आधारित है या कितने नियमों पर आधारित। देखिए 2 बच्चे हमारे आगे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और नेट, तो यहाँ पर इसी तरह से क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाता है कि डार्विन के विकासवाद सिद्धांत की जो आधारशिला है वो कितने नियमों पर आधारित होती है। आपके ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 5, 6 ऐसे, तो आप क्या बताएंगे, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि 3 होते हैं। ठीक है, अब वो 3 कौन कौन से हैं उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो पहला क्या, परिवर्तन या रूपांतरण का नियम, ठीक है, परिवर्तन या रूपांतरण का नियम। दूसरा क्या, अस्तित्व के लिए संघर्ष। तीसरा क्या, योग्यतम ही जीवित रहता है। जैसा कि पहला क्वेश्चन ही था कि योग्यतम ही जीवित रहता है का तात्पर्य क्या है, या इससे
से हम क्या समझते हैं या यह किसका नियम है, योग्यतम ही जीवित रहता है। ठीक है, तो ये डार्विन का नियम। तो डार्विन ने क्या किया, डार्विन ने विकासवाद के लिए आधारशिला जो तैयार की, उन्होंने 3 नियमों पर तैयार किया। पहला क्या, परिवर्तन रूपांतरण का नियम। दूसरा क्या, अस्तित्व के लिए संघर्ष, यानी जिसको जीवित रहना है, अपने अस्तित्व को कायम रखना है। जैसे हम छोटा सा एग्जाम्पल, यहाँ अस्तित्व को कायम रखने का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लड़कियां हैं, ठीक है, लड़के लड़कियां जो जब फिर अब अपने जैसे जैसे हमारे पापा मम्मी के हम संतान हुए, ठीक है, तो फिर जब हमारी भी शादी होगी तो हम भी संतान को जन्म दिए ना, तो हमारा क्या हुआ, हमारा वही अस्तित्व है। ठीक है, अपनी पहचान को कायम रखना, अपने अस्तित्व के लिए क्या करना, संघर्ष करना, पहचान को कायम रखना, तो यही बताया गया। फिर योग्यतम ही जीवित रहता, ये हम आपको पहले प्रश्न में ही क्लियर कर दिए थे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आइए देखिए आगे बात करते हैं कि अस्तित्व के लिए संघर्ष के अंतर्गत डार्विन ने कहा कि जो जीव संघर्ष करने में सक्षम होते हैं वे जीवित रहते हैं। ठीक है, ये भी बात सही है कि अस्तित्व के लिए संघर्ष में, ठीक, अस्तित्व के लिए संघर्ष जो है उनका नियम था, और उसमें उन्होंने क्या समझाया कि जो जीव संघर्ष करने में सक्षम होते हैं वही क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। और जो भौतिक वातावरण से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए संघर्ष करने की स्थिति में नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये बात भी हम 100% जानते हैं कि जीवित रहने के लिए जो भी हमारे भौतिक वातावरण में उपलब्ध है, हमारे जैसे हमें भोजन चाहिए, जीवित रहने के लिए हमें भोजन चाहिए, हमें जल चाहिए, हमें हवा चाहिए, ठीक है, और अपने आप को मतलब कवर करने के लिए एक छत चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या हमारी मूलभूत आवश्यकता, रोटी कपड़ा मकान है। और यही इन तीनों के लिए, ठीक है, इन तीनों को हम जब अपने अनुकूल बना लेते तभी तो हम जीवित रहते हैं। अगर ये 3 जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, अगर ये 3 हमारे पास न रहे तो क्या होगा, हमारा अस्तित्व जो है खतरे में हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या है, हम जीवित रहने के लिए संघर्ष करने में जो है सक्षम नहीं है। फिर देखिए, प्रकृति भी अपने लिए उन्हीं जीवों का चयन करती है जो संघर्ष करते हुए उनके साथ समायोजन स्थापित करते थे। यहाँ पर भी ये बात क्लियर कहा गया कि प्रकृति यानी नेचर भी क्या करती है, उन्हीं जीवों का सिलेक्शन करती है या सेलेक्ट करती है जो जीव क्या हो, मतलब प्रकृति के साथ समायोजन बनाकर क्या कर सके, जीवित रह सके, तो उन्हीं को वो जो है मतलब लेती है। इसी प्रकार जो जीव अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है वही जीवित रहता है। चूंकि प्राणी अत्यधिक संख्या में जन्म लेते हैं किंतु सभी जीवित नहीं रह पाते हैं। ये भी बात आप हम सभी जानते हैं कि जो जीव जंतु हैं या ह्यूमन बींग्स अधिक संख्या से पहले क्या था, पहले 10-10 12-12 मतलब लड़के लड़कियां हो जाते थे। क्या 10-12 अगर किसी भी औरत को बच्चे जन्मते थे, जैसे हमारी दादी परदादी को, तो क्या 10-12 जीवित रहते थे? नहीं, उसमें से क्या होता था, 5 6 4 ऐसे जीवित रहते थे। तो जनसंख्या में तो अधिक जन्मे लेकिन जिया कितने, तो जिए कितने, वो कम जिए। ठीक है, फिर जीवित रहने के लिए अर्थात अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इन्हें संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, ये भी बात सही है। संघर्ष की अवधि में इनमें से अधिकतर क्या होते हैं, समाप्त हो जाए। जो सर्वाइव नहीं कर पाता वो क्या होता है, उनका अंत हो जाता है। इस संघर्ष में उन्हीं की विजय होती है जो भोजन प्राप्त करने में, ठीक है, यानी जीवित रहने के लिए क्या है, भोजन प्राप्त करना है, तथा शत्रु से अपनी रक्षा करने के लिए प्रकृति के साथ जो है अनुकूलन कर पाते हैं। ठीक है, तो प्रकृति के साथ क्या करते हैं, अनुकूलन कर पाते थे। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि इस संघर्ष में, यानी जो अस्तित्व का जो संघर्ष है अपने आप को कायम रखने के लिए, वही जीव जंतु या प्राणी या मनुष्य विजय पाता है जो क्या है, भोजन करने में, ठीक है, भोजन प्राप्त करने के लिए और अपनी रक्षा क्या शत्रुओं से करने के लिए प्रकृति के साथ जो है सामंजस्य बैठाता है, तभी वो मतलब जीवित रहा। अब बचे हुए जीव विकसित होकर ही क्या करते हैं, नई पीढ़ी को जन्म देते हैं। हमने अभी बताया ना कि सभी जीवों की संख्या तो बहुत अधिक है, लेकिन उसमें से क्या होते हैं, जो अनुकूलन नहीं कर पाते हैं, एडॉप्टेशन की प्रक्रिया को नहीं अपना पाते हैं, वो क्या होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं या मर जाते हैं। लेकिन जो बचे हुए जीव जो बचते हैं वही क्या है, विकसित होकर डेवलप करके क्या करते हैं, नई पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को क्या करते हैं, जन्म देते हैं और अपने अस्तित्व को क्या करते हैं, कायम करते हैं। आई होप यहाँ तक ये प्रश्न आप लोगों को क्लियर हो गया। ये देखिए एकदम बिल्कुल एक स्टोरी की तरह हमने आपको बताया ताकि कोई भी चीज आपको इधर से उधर ना हो पाए।
अब आइए देखिए हम लॉरेंज का सिद्धांत पढ़ते हैं। लॉरेंज सेकेंड यूनिट में आपको लॉरेंज भी पढ़ना है, तो लॉरेंज मैंने यहाँ पर कर दिया। लॉरेंज के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। अब देखिए, मानव शास्त्री लॉरेंज ऐसा पहला व्यक्ति है जिसने मानव विकास से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया। उसकी विश्व प्रसिद्ध कृति हेरेडिटरी जीनियस सन 1869 ईस्वी में क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। यानी उन्होंने क्या किया था, वंशानुगत जीनियस पर या जीनस पर जो है उन्होंने क्या किया था, एक मतलब पुस्तक लिखी जो कि विश्वविख्यात पुस्तक हुई। ठीक है, विश्वविख्यात जो है ये पुस्तक हुई, कब लिखा, 1869 ईस्वी में। इस पुस्तक में डार्विन की विचारधारा से प्रभावित विचारकों को पुनः सोचने के लिए प्रेरणा दी। यानी उन्होंने क्या किया, उन्होंने वंशानुगत जो जीनियस थे, ठीक है, जीनस थे, उसके मतलब कहने का मतलब इनका क्या था, लॉरेंज का, कि इनका कहने का मतलब ये था बेटा कि इन्होंने ये खोज किया कि वंशानुगत का मतलब क्या, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को जो भी जीन्स है, क्रोमोजोम्स हैं, वो क्या जो भी लक्षण है वो क्या होता है, हस्तांतरित। जैसे कि इनका कहने का तात्पर्य था कि जितने भी प्रतिभाशाली पेरेंट्स हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने सर्वे इसी पर रखा कि जितने भी प्रतिभाशाली पेरेंट्स हैं उनके बच्चे भी क्या होंगे, प्रतिभाशाली होंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पीढ़ी से दूसरे, यानी कि जिनके माता पिता अगर टैलेंटेड हैं तो वो सारे क्वालिटी, वो सारे गुण क्या है, आने वाली जनरेशन को भी वही सारे गुण और क्वालिटी मिलेगी। इस पर जो है उन्होंने एक पुस्तक लिखा, और ये मतलब जैसे ही ये पुस्तक आया तो लोग क्या किए, लोग जो है इस पे मतलब विचार करने लगे। अब जैसे देखिए डार्विन ने क्या बताया, डार्विन ने बताया ना कि अस्तित्व के लिए संघर्ष करना है, योग्यता ही जीवन है, ठीक है, रूपांतरण, ये 3 चीज को उन्होंने बताया। तो ये चीज क्या हो गया, ये चीज तो बिल्कुल अब विपरीत हो गया ना, क्योंकि अस्तित्व के लिए संघर्ष, ठीक है, योग्यता ही जीवित, ये तो मतलब डार्विन ने दे दिया। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने लॉरेंज ने ये बताया कि नहीं, जो प्रतिभाशाली जो पेरेंट्स होते हैं, जो माता पिता होते हैं, उनके बच्चे भी क्या होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो, जस्ट विपरीत आ गया ये चीजें ना, यानी इन्होंने हेरिडिटी को हाईलाइट कर दिया। तो फिर से इस पर विचार किया जाने लगा कि अरे नहीं, अस्तित्व के लिए क्या संघर्ष जरूरी है, कि हेरिडिटी ऊपर थे। अब फिर क्या हो, फिर से वैज्ञानिक लोग लग गए कि अच्छा देखा जाए किसमें क्या सिमिलरिटी है, क्या चीजें होनी चाहिए। अब ठीक है, यही अपन करने। फिर देखिए इस पुस्तक में डार्विन की विचारधारा से प्रभावित विचारकों को पुनः सोचने के लिए जो है मजबूर कर दिया या प्रेरणा दी। इस ग्रंथ में विशिष्ट महान व्यक्तियों के वंशजों के अध्ययन किए गए। लॉरेंज का पर्यावरण में बिल्कुल विश्वास नहीं था। जो लॉरेंज थे वो क्या है, एटमॉस्फेयर में या इन्वायरमेंट में कोई भी विश्वास नहीं करते थे। उनके विचार में शारीरिक तथा मानसिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरण ही व्यक्ति के विकास का आधार है। ठीक है, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने एटमॉस्फेयर यानी इन्वायरमेंट को कोई भूमिका नहीं माना। उन्होंने सारी भूमिका किसको माना, उन्होंने कहा कि जो शारीरिक और मानसिक जो गुण होते हैं वही क्या है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं, और यही क्या है, विकास का जो है डेवलपमेंट का क्या होता है, यही आधार है। फिर क्या, आनुवंशिकी के अध्ययन के 3 नियम उन्होंने बताए। अब देखिए कौन कौन सा उन्होंने बताया। पहला नियम विभेद, दूसरा चयन, और तीसरा क्या, अनुकूलन। ठीक है, देखिए डार्विन ने भी 3 नियम दिया और लॉरेंज ने भी 3 नियम दिया। लॉरेंज का जो नियम है वो शारीरिक और मानसिक गुणों के आधार पे था, और डार्विन का जो नियम था वो किसके आधार पे था स्टूडेंट, वो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अस्तित्व के आधार पर जैसे उन्होंने ये चीज दिया था। अब देखिए लॉरेंज का क्या था, तो वंशानुगत प्रतिभा के विषय में लॉरेंज के विचार थे कि प्रतिभाशाली माता पिता की संतान प्रतिभाशाली ही होती है। उन्होंने ये बताया कि जो प्रतिभाशाली, ठीक है, प्रतिभाशाली जो पेरेंट्स हैं उनकी जो संतान है वो भी क्या होगी, प्रतिभाशाली ही होती है। उसने अपने परिणामों की सांख्यिकी की सहायता से क्या किया, व्याख्या किया। ठीक है, सांख्यिकी यानी उन्होंने क्या किया, 100 लोगों का सर्वे किया, अभी आगे आएगा देखिए बता रहे, सहायता से क्या की, व्याख्या की। उसने सहसंबंध गुणांक की खोज की। अब देखिए यहाँ पे एक कंपटीशन का क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि सहसंबंध गुणांक की खोज किसने की थी, तो आप क्या बताएंगे मेरे प्रिय बच्चे, आप ये बताएंगे कि सहसंबंध गुणांक की खोज जो है लॉरेंज ने की थी। ठीक है,
उसने अपने विचारों तथा सिद्धांतों की पुष्टि के लिए कई प्रसिद्ध व्यक्तियों का अध्ययन किया। ठीक है, यानी जितने भी उस समय फेमस जो व्यक्ति थे, उनका क्या किया, अपने जो है सिद्धांत और विचार को पुष्टि करने के लिए उन्होंने उसका अध्ययन किया। जैसे उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, जैसे इसमें क्या हुआ, आपके वैज्ञानिक भी हो गए, ठीक है, इसमें क्या था, वैज्ञानिक भी हो गए, लेखक भी हो गए, कलाकार हो गए, सैनिक हो गए, इत्यादि सम्मिलित किए गए। यानी कहने का मतलब क्या था यहाँ पे, कि उन्होंने जो मतलब अपने विचार लाए, अपने जो सिद्धांत लाए, तो उसकी पुष्टि के लिए उन्होंने उस समय जो भी वैज्ञानिक थे, लेखक थे, कलाकार थे, सैनिक थे, उनको सम्मिलित किया। और क्या किया, इस बात का विशेष ध्यान रखा कि सभी परिवार पीढ़ियों से इंग्लैंड में ही रह रहे थे, यानी इधर उधर का उसने नहीं लिया, प्रॉपर इंग्लैंड वासियों पर ही उसने जो है मतलब एक तरह से सर्वे किया या अपना अध्ययन किया। और तथा वो प्रतिभा संपन्न थे, यानी वो प्रतिभा संपन्न, टैलेंट उनके अंदर था। अब देखिए, अध्ययन के लिए चुने हुए 100 व्यक्तियों में से लगभग 50 प्रतिभाशाली थे। ठीक है, मतलब उन्होंने 100 का क्या किया, सैंपल लिया और उसमें से क्या निकाला, प्रतिभाशाली संख्या कितनी होगी, 50 होगी। इससे वह निष्कर्ष पर पहुंचा कि व्यक्ति के गुण और विकास में वंशानुक्रम सबसे महत्वपूर्ण जो है। तो ये भी बात 101% सही है। ठीक है, यह आपका लॉरेंज का नियम क्लियर हो गया। अब आइए देखिए हम टिन वर्जन का सिद्धांत पढ़ते हैं। तो देखिए टिन वर्जन का सिद्धांत क्या होता है। तो टिन वर्जन का सिद्धांत देखिए, मनोवैज्ञानिक टिन वर्जन के कार्य सन 1890 ईस्वी में प्रारंभ होते हैं। यानी जो मनोवैज्ञानिक टिन वर्जन थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने विकास का सिद्धांत या फिर कह सकते हैं विकास के नियम पर जो है कार्य कब प्रारंभ किया, तो 1890 ईस्वी में प्रारंभ किया। टिन वर्जन ने स्पष्ट किया पशु व्यवहार को उन्हीं दैहिक होगा, दैहिक नहीं होगा, ठीक है, इसको बना लीजिएगा आप लोग, ये द पर एक मात्रा हो जाएगा। देखिए हम लेफ्ट हैंड से कर रहे हैं तो मेरे से हो नहीं पा रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज। दैहिक रासायनिक सिद्धांतों के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है, जिसके आधार पर बाह्य शक्तियों के प्रति उसकी उत्पत्ति को प्रकट किया गया। टिन वर्जन के अनुसार पशुओं के व्यवहार का अध्ययन निरीक्षण विधि से करने के स्थान पर दैहिक रासायनिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। उनका विचार था कि पशु क्या स्वचालित होते हैं और अचेतन तत्व के समान वह भी बाह्य शक्तियों की कठपुतली होते। आप देखिए यहाँ पर टिन वर्जन ने क्या बताया, उन्होंने मतलब वो उनका क्या था, उन्होंने जैसे पशु के व्यवहार पर मतलब अपना अध्ययन किया और उनका कहना ये था कि जो पशु व्यवहार होता है वो क्या है, वो मतलब पशु क्या है, स्वचालित, मतलब अपने मर्जी के मालिक होते हैं, चलने वाले होते, अपने मन से चलते हैं, और अचेतन तत्व के समान वो बाहरी, मतलब अब जैसे देखिए कुत्ता हो गया, ठीक है, डॉगी को हम लोग घर में क्या करते हैं, पालते हैं ना, तो उसको पालते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, सिखाते हैं, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, शेक हैंड, ठीक है, न्यूज़पेपर आए तो न्यूज़पेपर लेके आओ, कोई बाहर आए तो तुमको भौंकना है ना, ये सब क्या करते हैं, किसी को काटना नहीं, ये सब कुछ क्या कर रहे हैं, हम उनको सिखा रहे हैं। तो अब क्या हुआ, वो हमारे मतलब हमारे इशारों पर नाच रहे हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि जो बाहरी शक्तियां हैं वो क्या है, जो पशु होते हैं उनका मतलब वो क्या है, उनके हाथ की कठपुतली है। जैसे गाय भैंस को हम बांधते हैं, ठीक है, एक बांध कर उसको नाद में कोर वगैरह दिए, फिर खाकर जब उसको अलगाना होता है, अलगाना इट मीन्स उसको दूसरे खूंटे पे ले जाना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसकी रस्सी हो या सिकड़ उसको पकड़ते हैं और फिर क्या करते हैं, हम आगे आगे चलते, वो हमारी पीछे पीछे चलती है ना। तो अब क्या हुआ, तो मतलब वो चीजें है, तो अब क्या, वो हमारे हाथ की कठपुतली हुई ना। तो यही चीज यहाँ पर बता रहा है, उसके अधिकतर कार्य निम्न श्रेणियों के पशुओं पर किए गए, यानी वो क्या जो भी मतलब विकास का उसने सिद्धांत देने की कोशिश की, तो लेकिन वो मतलब अच्छे क्वालिटी के जैसे जानवरों पर नहीं, निम्न श्रेणी के जानवरों पर क्या किया ज्यादा। फिर क्या, उनके विचार डेकार्टे और अन्य ग्रीक विचारकों के समान थे और विचारधारा की कड़ी में है, मतलब वो मतलब पूरा प्रूफ नहीं कर पाए कि डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है वो क्या है, मतलब पशु और ह्यूमन बींग्स में जो है समान है।
वो मतलब क्या हुआ, विचारधारा की कड़ी में मतलब रह गए। ठीक है, देखिए आई होप यहाँ तक आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी बच्चा। अब देखिए 3 क्वेश्चन आप लोगों का ये आज हमने कवर किया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये पार्ट 2 है, जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो बच्चे, तो वो जाकर अपना पहले पार्ट 1 देख लें। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर पार्ट 2। अब देखिए पार्ट 3 में आप लोगों का हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। सेकेंड यूनिट में हमको क्या पढ़ना है, तो उसमें हमको जो फ्राइड का नियम, नौ फ्राइड का नियम, ऐसे करके पावलाव का है, ये सब का हमको क्या सिद्धांत, ये सब जो है सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। स्किनर का सिद्धांत है, ठीक है, थार्नडाइक का सिद्धांत, ये हम सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक, इतना आपको पढ़ा देंगे स्टूडेंट ना कि आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब आप लोगों का इसी से हो जाएगा, कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। आप लोगों को फिर से हैप्पी चिल्ड्रन डे स्टूडेंट। ओके, थोड़ा सा आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा फ्रैक्चर हो गया है, तो क्लास थोड़ा सा डिले मिल सकता है, लेकिन मिलेगा। आपके एग्ज़ाम के आने से पहले हम आप लोगों का चारों पेपर जो है कंप्लीट कर दें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।